चलिए साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन क्या है वो मैं आप लोगों की जानकारी में पहले दे दूं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में हो और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक वो पहुंचे। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया है, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख पापा ने बिहार के बारे में, मेरे बारे में, इसके आखिरी पन्ने पर अगर आप देखेंगे तो पापा क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। साथियों, इसके दो चार जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं बताता हूँ। जहाँ इसकी शुरुआत मैंने इस लाइन से की है कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है और ये हम सबका अभिमान रहा है। बिहार पे देश गौरव करता था। हम लोग प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ का जब जिक्र होता था, पुराने ज़माने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? क्यों इस तरीके की एजुकेशनल हब हम लोग बिहार में नहीं बना सकते? आप शिक्षकों की हालत देखिए यहाँ पे किस बदहाल परिस्थिति में है। और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर आया हुआ था। भाई शिक्षकों को हम लोगों ने भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले अगर भगवान और शिक्षक सामने हो, आप भगवान का, आप गुरु के, अपने शिक्षक के आप चरण आप छूते हैं। वही आपकी नींव तैयार करते हैं, वही आने वाले समय का भविष्य, बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य की वो नींव रखते हैं। और आज वही शिक्षक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लाठी खाते हैं, सड़क पर धरना करते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं। और उनकी मांग क्या? जायज़ मांग कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। कौन इस बात को गलत कह सकता है? अगर दो व्यक्ति हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो एक की तनख्वाह आप दुगनी से तिगुनी करोगे और दूसरे की सैलरी आधे से भी कम रखेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरीके की सोच है? और उसके बाद जब वो अपने हकों के लिए वो लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियाँ चलाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे, बेहतर शिक्षा प्रणाली को हम लोग लागू नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम तरीके की व्यवस्था, आप लोग जब इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम तरीकों की
इन प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया है कि कैसे हरदोई जिले पे हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मैं खुद पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का हूँ और मैं जानता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जागरूक नहीं होंगे। आप जागरूक नहीं होंगे, आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना ज़रूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है, जो शिक्षा आपको देगी। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से शिक्षा ज़रूरी है। वहीं अगर आप स्वास्थ्य की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आज के हालात है, आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, किस जर्जर हालत में है हमारे वहाँ के अस्पताल। और अस्पताल तो दूर की बात, वहाँ पर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। रात बेरात आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग के परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिहार के किसी ना किसी प्रखंड के, किसी ना किसी पंचायत के, किसी ना किसी गांव में आज भी होगा, और आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। रात बेरात अगर किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को कोई कठिनाई आ जाए, तो उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने की। सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये प्रश्न उठना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होती हैं डॉक्टर्स की, सैंक्शन पोस्ट, जिसके लिए बजट पहले से अधिकृत होता है, बजट उसके लिए एलोकेट होता है, और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते। महिला चिकित्सकों की ना के बराबर उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, महिला डॉक्टर्स नहीं होती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रसव के दौरान उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कोई लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से, या उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर बीपी तक को जांचने की मशीन नहीं है, उसके लिए आपके पास उपकरण मौजूद नहीं है। क्यों हालात हैं हमारे प्रदेश के ऐसे, ये सवाल उठने चाहिए। और अगले 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से ये सवाल हर बिहारी पूछे, हर बिहारी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि क्यों हमारा प्रदेश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हर बिहारी इस सवाल को पूछे कि भैया पिछले 5 साल में आपने क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री फरेब का जाल बुनना चाहते हैं, जब वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। भैया उनके 15 साल खराब थे, इसीलिए वो पिछले 15 साल से वो सरकार में नहीं है। पर आज जवाबदेही आपकी बनती है, इस 15 साल आप हैं सरकार में। 15 साल कम समय नहीं होता है साथियों। 15 साल में कोई अगर उस वक्त 2, 3, 4 साल का लड़का होगा, आज वो पहली बार अपना वोट करने जा रहा होगा, पहली बार उसको मतदान का हक मिल रहा होगा, मतदान करेगा, मत प्रयोग करेगा अपना। और वो जो 15 साल का जो लड़का जो इन 15 सालों में 18 साल का हुआ है, उस लड़के ने सिर्फ आपके 15 साल देखे। उसको नहीं पता भैया कि जिसको आप जंगल राज कहते हैं, जिसको आप कोसते नहीं थकते, पर 2015 में फिर भी आप उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। पर उस लड़के को वो पिछले 15 साल नहीं पता, उसने देखे तो सिर्फ आपके 15 साल देखे। आप बताइए कि आपने इन 15 सालों में क्या किया, और जब ये निर्णायक 5 साल आए उसमें बताइए कि खास तौर पर आपने क्या किया। मैं चाहूँगा कि आप तमाम पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जाएं और मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछ कर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है। भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं? साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत? इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी। बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और उसके बाद आप श्रेय लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने। केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे। इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों। जिन प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे, आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच वो साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के पिछले 6 साढ़े 6 साल के कार्यकाल को गिनाकर ही आप पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं। और यही मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के ही कार्यों को आप कर दिखाने का कार्य कर, उन्हीं के कार्यों को आप गिनाने का काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप मुझे बताइए क्या किया आपने हमारे प्रदेश के लिए।
लॉकडाउन में जो माइग्रेंट, जो मजदूरों की हालत हुई, हमारे प्रवासी मजदूरों की, किस बदहाल परिस्थिति में हमारे बिहारी साथी अपने प्रदेश आए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर वो हमारे प्रदेश पहुंचे। आपने उनको गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई। दुहाई दी आपने कि भैया लॉकडाउन है, दुहाई दी आपने कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है। अरे भैया, संसाधन की कमी है तो संसाधन बढ़े हमारे प्रदेश का, उसके लिए आपने क्या किया? राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े हमारे प्रदेश का, उसके लिए आपने क्या किया? क्या संसाधन इतने आपके कमजोर थे कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे थे उनके लिए कुछ सैकड़ों बसेस की आप उपलब्धि नहीं करा सकते थे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? और आप निरंतर दुहाई किस बात की दे रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लॉकडाउन है, किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री का, शर्मनाक बयान। और उसके बाद भावुक होकर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि अरे उन्हें हम प्रवासी नहीं बुलाते, उन्हें हम प्रवासी नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा मुख्यमंत्री जी? प्रवासी हैं वो। प्रवासी नहीं होते तो आज अपने घर परिवार वालों के साथ रह रहे होते, अपने गांव में अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ रह रहे होते, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहे होते और अपना भविष्य बिहार में रहकर बना रहे होते, ना कि दूसरे प्रदेश में रह रहे होते प्रवासियों की तरह। और बोलते हैं कि हम उनको प्रवासी नहीं मानते। आपके मानने से क्या होगा? प्रवासियों की जिंदगी जी रहे हैं वो। दूसरे प्रदेशों में कभी आपने सोचा कि किस बदहाल स्थिति में हमारे बिहारी रह रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत जी का एक मैटर था, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो नेशनल चैनल का वो मुद्दा बना, न्यूज़ में आया, पर वो सिर्फ एक विषय था। ऐसे सैकड़ों बिहारी हैं जिनकी किस परिस्थिति में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजारते गुजारते खुद गुजर चुके हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं। मैं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा एक उदाहरण बने, एक पैरामीटर बने आने वाले समय में, ताकि दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों को इस बात का विश्वास हो कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ है। पर सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में भी जब तक मुख्यमंत्री ने, जब तक उनके परिवार के लोगों ने FIR दर्ज नहीं कराई, तब तक इन्होंने यहाँ से कोई पहल नहीं की। उस वक्त उन्होंने एक शब्द बोलना, हफ्तों बीत गए थे, मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो सोचिए, आज अगर कोई मजदूर दूसरे प्रदेश में, उसकी जान अगर ऐसे ही जाती है, उसका निधन ऐसे ही होता है, तो क्या मुख्यमंत्री उस पर बोलेंगे? क्या उनको जानकारी होगी? नहीं जानकारी होगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप मुझे आंकड़े बताइए कि कितने बिहारी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने, गुजरात में कितने, कर्नाटका में कितने, तमिलनाडु में कितने। आंकड़े नहीं है इनके पास। हम लोगों ने बात की है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कि अलग से एक प्रवासी मंत्रालय का हम लोग गठन करेंगे। एक मंत्री की जिम्मेदारी होगी पूरी तरीके से, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उसका संरक्षण करें। जैसे हम लोग का विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, ताकि दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, उनके साथ रहता है, उनके दुख सुख में उनका ख्याल रखता है। पर एक तो आपने बिहारियों को अपने प्रदेश में रहने नहीं दिया और दूसरे प्रदेशों में मरने के लिए आपने छोड़ दिया। चिंता तक नहीं की, कभी दोबारा उनकी सुध नहीं पूछी। लॉकडाउन के समय वो कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सामाजिक दूरी की बात तो ये प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर दोहराते रहे। पर देखिए दूसरे प्रदेशों में एक एक छोटे से कमरे में 15-15, 16-16, 20-20 बिहारी रहने को मजबूर हैं। कैसे सामाजिक दूरी का पालन होगा वहाँ पर? और उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे खामोश। यहाँ पर जब हमारे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं हो। पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी, जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया, सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है।
हमारे मुख्यमंत्री ना लॉकडाउन में, ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया? आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा पुनः वैसे ही बाढ़ आएगी जैसे पिछले 15 साल से आ रही है। क्या सबक लिया आपने कोसी के बाढ़ से? क्या सबक लिया हर साल जब बाढ़ आती है? इनको मैंने जानकारी दी, सुझाव दिए कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बिहार का भूगोल ऐसा है कि आधा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा इलाका सुखाड़ प्रभावित रहता है। हम लोग को कैनल्स बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कैनाल बना के आप ऐसे इलाकों में पानी को डाइवर्ट कीजिए, वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पे सुखाड़ का इलाका है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री एकदम खामोश। आप मुझे बताइए ना, राजस्व की कमी, संसाधन की कमी की दुहाई मुख्यमंत्री देते हैं। ये तमाम जितनी बातें कर रहा हूँ, नदियों को जोड़ने का जिक्र हो, तमाम ये विषय जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम का जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने किया। संसाधनों की कमी है, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। मैं हूँ इनके साथ, मैं इनका समर्थन करता हूं जब ये बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में बिहार का राजस्व बढ़े, उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पर आईटी सेक्टर्स आए, आईटी जॉब आए, उसके लिए आपने क्या किया? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था मुझे नहीं याद। जब तक आप निवेशकों को यहाँ पर बुलाएंगे नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहाँ पे निवेश कैसे करेगा? जितने भी निवेशक हैं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो कहीं से क्लियरेंस ले पाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम देश भर में हमारे प्रधानमंत्री लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, एफडीआई के माध्यम से हो, विभिन्न और माध्यमों से हो। पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार में कैसे निवेश हो उसके लिए उनको चिंता ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स लंबे समय से हम लोग के यहाँ नहीं दिए गए हैं। किस तरीके से ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी कारखानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और उस पर कोई बात भी नहीं करता, चिंता की विषय है। मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते? बिहार उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, पर अनंत संभावनाओं के बाद भी हमारा प्रदेश अनंत समस्याओं से ही घिरा हुआ। क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकते? रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जहां पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं हैं जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़, जो मेरा भी कर्म क्षेत्र है, मेरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। कितनी बार मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर लछवाड़ को हम लोग को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर भगवान महावीर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, इसको एजुकेशनल स्पॉट बनाना चाहते हैं, पर किसी तरीके के कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद जब इन विषयों को मैंने उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने मुझसे ही संवादहीनता साध ली। ना उन्होंने मेरा फ़ोन उठाते थे, ना मेरे पत्रों का कोई जवाब। भाई पूछिए ना मुझसे, सड़क मार्ग से अगर मैं गया हूँ, पहली बार एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा नेता है जो कि सरकार का अंग था वो सड़क मार्ग से निकला। आखिरी बार मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से निकले मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। और सड़क मार्ग से भी जब वो निकलते हैं तो पूरा रूट उनके लिए लगाया जाता है। जैसे पुराने ज़मानों में राजाओं महाराजाओं के लिए व्यवस्था की जाती थी, दोनों तरफ खुशहाली दिखाई जाती थी, खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे सामने रखे जाते थे ताकि राजा को लगे कि मेरी प्रजा बड़ी सुखी है, बहुत अच्छे से रह रही है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो रूट लगा दिया जाता है, कूड़ा करकट होता है। कई चैनल्स ने वो विजुअल दिखाए, जब एक योजना के पुल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री गए थे तो कपड़े से ढक दिया गया था कूड़ा करकट को। क्यों? ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि भैया नहीं, बहुत साफ सफाई है, एकदम स्वच्छता अभियान हमारे प्रदेश में अच्छे से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को हमारे प्रदेश पे जिस तरीके से हावी कर दिया, अफसर राज यहाँ पर लेकर आ गए, जन संवाद इनका बंद हो गया, नेताओं पे इनका विश्वास नहीं है, सिर्फ अधिकारी हमारे प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और अधिकारी जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, वो अपने मन मुताबिक जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। दिल पे हाथ रख के कोई एक व्यक्ति बोल दे कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ?
एक बिहारी इस बात को बोल दे, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। एक बिहारी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी को आप मेडल बना के अपने सीने से लगाए हुए 7 निश्चय 7 निश्चय 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। नली गली के काम जाकर देखिए कैसे अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता, उसके लिए राजस्व भी तैयार करना होता है, उसके लिए उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, और उसके बाद इनके इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे पुल टूट जाते हैं, पुल धराशायी हो जाते हैं। बताइए, अभी तक उसमें यातायात शुरू नहीं हुआ, पुल टूटने लग गए। तो जब तक कागज में ये अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चीजें करते रहेंगे, हमारा प्रदेश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री जी, छोड़िए उड़न खटोलों को, छोड़िए हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से निकलिए जनता के बीच में। आज मैं आपको कह रहा हूं कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से जा रहा है, मेरी पार्टी के तमाम बाकी के नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, प्रचार करेंगे। समय कम है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकल होकर भी काम करने की जरूरत है। प्रचार में समय कम है, मेरे तमाम नेता जाएंगे हेलीकॉप्टर से, पर चिराग पासवान सड़क मार्ग से जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री एक बार तो निकले सड़क मार्ग से, बिना रूट लगाए हुए जनता के बीच जाएं। बोलते हैं कि भैया पटना के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई आप जाके दिखाइए, यहाँ से गोपालगंज जाके दिखाइए, यहाँ से सीमांचल के इलाके में सड़क की हालत देखिए कैसी है, जिसको आप गिना रहे हैं आप जाकर देखिए। एक दिन में भी अगर आप पहुंच गए तो जो आप कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। इस बदहाल स्थिति में आप हमारे प्रदेश को ले आए हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि भैया हमने तो इतना विकास किया। कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं है, कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भाई पढ़ते हैं हम लोग, युवा मूर्ख नहीं है बिहार का जो आप दिखाना चाहते हैं। बार बार युवाओं को लेकर आप बोलते हैं कि भैया अनुभवहीन है, पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। नहीं है भैया, बिहार के युवा अनुभवहीन, जानकार हैं, जागरूक हैं। मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के लालछन लगाइए, मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाइए। हम जानते हैं कि आपकी युवा विरोधी सोच है, पर आज की तारीख में जो बिहार का युवा है वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, जागरूक है। पूछता है हमारा युवा कि क्यों हमारी डिग्री 6-6 साल में कंप्लीट नहीं होती। दीजिए जवाब, दीजिए मुख्यमंत्री जवाब। जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6-6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसीलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा। रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के लिए। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो पढ़ेगा कैसे? डिग्री नहीं मिलेगी। तो एकदम विशियस सर्कल बना दिए हैं, भंवर बना दिए हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। समस्या भी वही, समाधान भी वही, समस्या फिर वही। तो जहाँ से आप शुरू करते हैं घुमा फिरा के वहीं पहुँच जाते हैं। 30 साल पहले जिस विकास की सोच के साथ विपक्ष ने शुरुआत की थी, आज सत्ताधारी फिर वहीं पे पहुँचे हुए हैं। मिला क्या हम लोग को? कुछ नहीं। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूँ, 20 साल 30 साल दिए पिछले बिहार ने, विश्वास कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए, और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया। दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो? क्या अति पिछड़ा समुदाय जुड़ गया मुख्य धारा के साथ? क्या महादलित जुड़ गए मुख्य धारा के साथ? सब खुशहाल हो गए, सब समृद्धि आ गई। यहाँ पे कोई बिहारी अब दुखी नहीं है। भाई वोट बैंक बनाने से नहीं होता। हाथ में जब तक आप उनके इनकम नहीं देंगे, जब तक आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके हाथ को ताकत नहीं देंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई विकास नहीं होगा। जातियों में बांटने का आप काम करते हैं, सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर जाने की आपको बात करनी चाहिए। चिराग पासवान बोलता है धर्म ना जात करे सबकी बात, और मैं हूँ उस राह के साथ। मेरा मानना है कि अगर भारत में अगर कोई एक जाति है, और बिहार में खास तौर पर अगर एक जाति है, तो वो सिर्फ गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या सारे अपर कास्ट के लोग यहाँ पे संपन्न हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं? क्या गरीबी सिर्फ दलितों में है? क्या सिर्फ दलितों के यहाँ हत्या होती है तो आपने जो नौकरी का जो आप लोगों ने लालच दिखाया, क्यों भैया सिर्फ हत्या होने के बाद नौकरी मिलेगी? जीते जी किसी को नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। और क्या मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि हत्या होगी, क्या इससे अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा? किस तरीके से घटना घटी बक्सर में, दीजिए उसका जिम्मेदार कौन है?
गृह मंत्री है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कौन सा ऐसा दिन है जब हमारे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नेशनल चैनल्स की सुर्खियां नहीं बनती? जितने नेशनल चैनल्स के यहाँ पे आईडी पड़े, आप मुझे बताइए कि कौन से बीते दिन हैं जब नेशनल चैनल में सुर्खियां नहीं बना बिहार का अपराध? बिहार की छवि खराब कर दी आपने। और बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी। भैया, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? और वहाँ जाकर हम पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, हमें गालियाँ दी जाती हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण कर कर बैठे रहते हैं। भाई, एक शब्द तो बोलिए बिहारियों के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। वहाँ पर उनको गाली देने के लिए बिहारी शब्द बोल दिया जाता है। ए बिहारी कहाँ जा रहे हैं? बिहारी, ए बिहारी। अरे भैया, बिहारी मेरा सम्मान है और आपने उसको गाली बना दिया। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? बिहारवासी, बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी, इनको पता है कि शब्द को गाली बनाए। भाई बोलिए ना कि हम बिहारी हैं। मैं घर से हर पल से बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ। किसी पंजाब के आदमी को तो मैंने नहीं देखा कि उसको अपने आप को पंजाबी बुलाने में उसको तकलीफ होती हो। या महाराष्ट्र के लोग तो घर से बोलते हैं कि भैया हम मराठी हैं। बंगाल के लोग बोलते हैं हम बंगाली हैं। पर बिहार के लोगों का नाम आता है बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द नहीं बोलेंगे। आप मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल, हर एक जगह मैंने अपने नाम के सामने युवा बिहारी जोड़ा है। मेरे ट्वीट देख लीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं ओपन लेटर्स जब मैंने लिखने शुरू किए, जब मैंने ट्वीट्स में जब मैंने बिहारी लिखना शुरू किया, मेरे कार्यालय के कुछ साथियों ने आके कहा कि भैया बिहारी नहीं, बिहार वासियों के लिए हम लोग ये योजना लाए, ऐसा लिख देते हैं। क्यों भैया? क्यों बिहारी नाम हम नहीं बोलेंगे? क्यों बिहारी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी की ही लड़ाई है मेरी, बिहारी अस्मिता की लड़ाई, बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में गर्व से जाके हर बिहारी बोले कि मैं बिहारी हूं। पर वो तभी होगा जब नेशनल चैनल में बिहार का अपराध सुर्खियां नहीं बने, जब नेशनल चैनल में बिहार के टूटते हुए पुल, बिहार का धराशायी होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सुर्खियां नहीं बने, यहाँ के विकास के कार्य जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, यहाँ के विकास के नए नए मापदंड जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, बिहार को दूसरे प्रदेश सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे। और वो खोए हुए सम्मान को वापस लाना मेरी प्राथमिकता।